now and press the bell icon. Never miss an update. तो हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन दिवाली के फेस्टिवल में भूलना नहीं है पढ़ाई को, ज़रूरी है ना सर। बिना पढ़े तो कैरियर हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे और हम लोग इतने टाइम से मेहनत करते आ रहे हैं, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना है ना। वो बोलते हैं ना कि जब तक राह या मंजिल नहीं मिल जाती है हम लोगों को, तब तक राह में अगर पेड़ भी आता है तो उसकी छाव में नहीं बैठ जाना है। खरगोश ने ये गलती करी थी। वो रेस जब कछुए के साथ हो रही थी तो वो भागता रहा, वो उसको थोड़ा आराम और रिलैक्स करने के लिए बैठ गया और कछुआ जीत गया, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी बनाई। स्पीड उसकी भले ही कम थी, लेकिन कंसिस्टेंसी के कारण कछुआ जीत गया। तो कछुए खरगोश की कहानी से हमें सीख मिलती है कि भाई कंसिस्टेंसी को भी बना के रखना और अपनी पढ़ाई करते रहना है। तो चलिए फिर इसी रिदम के साथ में अपना पढ़ना शुरू करते हैं। अगर महिंद्रा की टीम आप लोगों के साथ में खड़ी है तो भाई फिर तो सिलेक्शन बनता है, ज़रूरी भी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के सामने है अक्टूबर के अपकमिंग बैचेस। 26 अक्टूबर से आप लोग के बैचअप शुरू हो रहे हैं। 8 तारीख 26 अक्टूबर सुबह 8 बजे है सबसे पहले तो बैंक का बैच, और 5:30 पे है एसएससी का बैच, ठीक है। तो बढ़िया से अपनी तैयारी के लिए एनरोल कर लीजिएगा, जिससे दिक्कत ना रहे। सबसे पहले आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो सिटिंग अरेंजमेंट रहने वाला है। सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर के अलावा स्क्वायर में भी आता है डियर, और इसके अलावा आज की डेट में लीनियर में पैरेलल वाला बहुत आ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग में चल रहा है वो अनसर्टेन चल रहा है। मतलब इसमें अनसर्टेन बोला जाता है, लोग नहीं बताए जाते कि कितने लोग हैं, और वो सबसे ज़्यादा प्री लेवल पे एग्जाम्स में आ रहा है। इवन देन आईएबीएस पीओ के 15 तारीख के थर्ड स्लॉट में 2 सवाल आए थे सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेन के। मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना। ऐसा नहीं है कि उसी में आए थे कि बाकियों में नहीं आए, बाकियों में भी एक स्लॉट, हर स्लॉट में लगभग एक सवाल देखने को मिला। मतलब अनसर्टेन एग्जामिनर लीनियर वाले केस में ज्यादा दे रहा है, अनसर्टेन सर्कल का नहीं दे रहा है एग्जामिनर, लीनियर का बहुत दे रहा है। तो आज हम लोग भी उसके सवाल करेंगे, ठीक है, जरूरत भी है, क्योंकि वो पढ़िए जो एग्जाम में आ रहा है, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ गया है। मैं एक काम ही कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस सवाल का जवाब बनाइएगा, बताइए क्या होगा। 8 लोग हैं, ये एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं, जिसमें से 4 लोग कॉर्नर में देख रहे हैं मिडिल में, और 4 लोग अंदर साइड देख रहे हैं। फटाफट से आप लोगों को बनाना है और जताना है क्या होगा इसका जवाब, बताइए। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार सेट करिए। अगर आप लोग डेली में सेशन अटेंड करते हैं तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी इनर आउटर के लिए। जो चीज सर्कल में इनर आउटर में लगती है वैसी ही कुछ स्क्वायर में लगती है। स्क्वायर में अंतर क्या है सर्कल से सर? स्क्वायर और सर्कल का सबसे बड़ा अंतर ये है, सर्कल के कॉर्नर नहीं होते डियर, और स्क्वायर के क्या होते हैं? स्क्वायर के कॉर्नर्स होते हैं। सबसे बिगेस्ट डिफरेंस जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो ये मिलता है, स्क्वायर के कॉर्नर होते हैं, सर्कल के कॉर्नर नहीं होते हैं। तो फटाफट से बढ़िया से दिमाग लगाते हुए सोचिए, अपना आंसर करने की कोशिश करिए। सवाल ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बनाने की कोशिश करिए डियर, ट्राई करिए और बताइए क्या होगा जवाब। जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो ठीक है, जिन लोगों का बन गया वो बहुत बढ़िया। अपना आंसर आप लोग मुझे ज़रूर भेजिएगा, और जिनका नहीं बना है वो बनाने की ट्राई करते रहिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते, सीधे सीधे सवाल के सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है, डन। चलिए सबसे पहले सवाल में क्या है, इसमें 8 लोग हैं। यहाँ पे 8 लोगों के साथ में जो यहाँ पे डेटा गिवन है वो आप लोगों का ये गिवन है कि इसमें से 4 लोग जो हैं वो कॉर्नर पे बैठ रहे हैं और 4 लोग मिडिल में हैं। जो कॉर्नर वाले हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो मिडिल वाले हैं वो इनसाइड देख रहे हैं। यहाँ तक का डेटा समझ में आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो रियल क्वेश्चन तो आप लोगों का जो स्टार्ट हो रहा है वो केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक का है ना। तो बढ़िया से देख लेते हैं, ठीक है। डन, नॉर्मल रूप से जो बताया गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या जानकारी है। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी है, द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी डज नॉट फेस आउटसाइड, यानी कि जो डी के तुरंत लेफ्ट में उसका फेस आउटसाइड नहीं है, मतलब उसका फेस इनसाइड होगा। अगर उसका फेस इनसाइड होगा मतलब डी का फेस आउटसाइड होगा। बेसिक बात होगी ना। अगर मैंने ये बोला मेरे पास वाला जो है वो आउटसाइड नहीं देखेगा, मतलब वो इनसाइड देखेगा, तो मैं आउटसाइड देखूंगा, क्योंकि सर सीधी सी बात है, इनसाइड आउटसाइड का रिलेशन साफ साफ दिख रहा है, एक कॉर्नर पे एक मिडिल में। बेसिक लैंग्वेज है, एग्जामिनर ने घुमा के बोला है। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेकिन सॉल्व कहां से करेंगे? सर ने इमेजिएट लेफ्ट में एक बात बताई थी, इमेजिएट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू पे, या फिर सर ने फेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे और इनर आउटर के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक बात बताई थी, हमको याद है। सर क्या थी वो बात? वो बात थी सर सी फेसेस भी।
सी का फेस कहाँ पर है, बी के सामने है। अगर सी का फेस बी के सामने है या सी का फेस ए के सामने है तो इसका ये मतलब होगा दोनों ही सेंटर फेसेस होंगे। मैंने क्या लिया था आपको बताई थी, फेसेस का मतलब होता है बोथ आर सेंटर फेसिंग, और अगर अपोजिट आ रहा है तो हो सकता है एक अंदर एक बाहर, हो सकता है दोनों अंदर, हो सकता है दोनों बाहर, या एक बाहर एक अंदर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फेसेस मतलब दोनों ही सेंटर फेसिंग होंगे। ए इधर होगा, सी इधर होगा। मैं डायरेक्ट लेके चल सकता हूँ, हो सकता है आप यहाँ पे भी ले सकते थे, डजेंट मैटर है, इधर आप ले सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया, बात एक ही बनेगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आधारित हमारे सामने क्या क्या जानकारी है, तो हम लोग इसको रिलेट करते हुए चलते रहते हैं, ठीक है ना। जी जो है वो ए के राइट में थर्ड है, तो ए के राइट में थर्ड कौन है, जी यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद में यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये बड़ी घुमा के दी गई है, देखिए पढ़िए पहले ध्यान से। वो बंदा, द पर्सन हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड टू द राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में थर्ड 1 2 3 मतलब ये रहा, और इसके राइट में 5 1 2 3 4 5 मतलब ये, मतलब एक तरह से यही बोल दिया गया है कि ए जो है वो कॉर्नर पे नहीं है। उसने क्या बोला, ए के लेफ्ट में थर्ड के राइट में पांचवा बंदा कॉर्नर पे नहीं है, तो ए के लेफ्ट में थर्ड के राइट में पांचवा ए ही है मेरे भाई, मतलब ए कॉर्नर पे नहीं है। एग्जामिनर ने ये वाली बात बोलने के लिए पूरा घुमा दिया है ना, तो बहुत बढ़िया से क्वेश्चन रहा है। लाइन का पढ़ने का मेन है क्योंकि आपको घुमाया कहाँ गया, फेसेस वाली बात से सवाल आपको उठाना है। सवाल उठाने वाली बात होती है कि आप पजल कहाँ से उठाते हो, सिटिंग कहाँ से उठाते हो, तभी वो आपके लिए आसान बनती है डियर, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या है। अब देखिए अपोजिट यहाँ पे दे रखा है कि एच और ई का फेस कहाँ पे होना चाहिए, अपोजिट में होना चाहिए। और यहाँ पे एक और बात दे रखी है, एफ और डी जो है वो एक दूसरे के तुरंत लेफ्ट में है। अब सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा के, सर क्या अगर मान लो मैं एफ और डी को यहाँ पे बना दूं तो क्या एच ई के तुरंत लेफ्ट में बन पाएगा, नहीं। अगर मैं एफ और डी को यहाँ पे बना दूं तो क्या एच ई के तुरंत लेफ्ट में बन पाएगा, सर तुरंत लेफ्ट के लिए आमने सामने दोनों जगह खाली होनी चाहिए, कहीं जाली नहीं हो पाएगा, मतलब एफ और डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एफ और डी यहाँ पे नहीं आ सकता। और डी के बारे में एक बात अच्छे से पता है, डी कहाँ पे होगा, सर डी जो होगा वो आउटसाइड देख रहा होगा, क्योंकि उसके जो इमीडिएट लेफ्ट वाला है वो इनसाइड देख रहा है, तो डी आउटसाइड देखेगा तो एफ इनसाइड देखेगा, ठीक है। एच और ई के अलावा बी और ई जो है वो एक दूसरे के लेफ्ट में है, और एच और ई आमने सामने है, तो सर ई इधर नहीं आ सकता वरना बी इधर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे बी आएगा। और देखिए क्वेश्चन डन हो गया बिना किसी पॉसिबिलिटी के, बस मैंने थोड़ा सा बातों को ध्यान रखा, फेसेस वाली बात का ध्यान रखा, ए वाली लाइन को ढंग से समझ लिया और क्वेश्चन आसानी से बना लिया। तो मुश्किल नहीं है, बस ये है कि हम लोग ये अप्रोच क्वेश्चन के साथ में डील करने की मैटर करती है। चलिए अगला सवाल आ गया है, तुरंत प्रभाव के साथ जवाब एक बार बना दीजिए। इसमें एक बात बहुत अच्छी दे रखी है, लीनियर का है। अच्छी क्या दे रखी है, बी डज नॉट सिट द एडजेसेंट ऑफ ए एंड सी, मतलब बी जो है वो ए और सी का नेबर नहीं हो सकता। ओके क्या बी के लिए है ये वाली बात, बस नहीं सर ये बी के लिए ही नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में ये वाली लाइन एग्जांपल के रूप में है, नो टू पर्सन सिट एडजस्टेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाले दो लोग साथ नहीं हो सकते, मतलब बी जो है वो ए और सी का पड़ोसी नहीं हो सकता। सी के पड़ोसी कौन होते हैं अल्फाबेट में, बी और डी होते हैं, बी और डी सी सॉरी बी सी के पड़ोसी कौन होते हैं, बी और डी होते हैं, तो बी और डी सी के नेबर नहीं हो सकते। डी के पड़ोसी कौन होते हैं, सी और ई होते हैं, तो सी और ई डी के नेबर नहीं हो सकते, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाले साथ नहीं आ सकते। इसमें ये वाली लाइन बहुत बढ़िया से है, तो एक बार सोचिए, इसका जवाब देने की कोशिश करिए क्या होगा इसका जवाब। पजल का एक बहुत शानदार सवाल आपके सामने आया है। ऐसे जनरल वे में सवाल आप लोगों के एग्जाम्स में आते ही हैं और यकीनन रूप से आएंगे भी, तो बढ़िया से बनाने की कोशिश करिए। अच्छे से अच्छे सवाल हम लोग यहाँ पे सेशन में अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, तो एक बार ट्राई करिएगा डियर, सभी लोग बनाइए सोच के क्या होगा इसका जवाब, है ना। थोड़ा सा टाइम आप लोगों को हम लोग दे देते हैं, एक बार जिन लोगों का बन जाए वो लोग अपना आंसर करिएगा। 8% के साथ में सवाल है, ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए सभी लोग। ए से एस तक में लोग हैं, जिसमें से 4 लोगों का फेस नॉर्थ में है, 4 लोगों का फेस साउथ में है, ये वाली बात भी मेंशन है, मतलब इनर आउटर भी है, कंडीशन भी है, तो बहुत अच्छा सवाल है, मतलब कंडीशन के साथ इनर आउटर, बहुत गजब मतलब सवाल। जब कंडीशन के साथ इनर आउटर आता है ना तो इंसान को और सोचना पड़ जाता है, हाँ भाई क्या होगा जवाब, क्योंकि कंडीशन के साथ है इनर आउटर। बताइए, चलिए फिर देखें, एक बार देख लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, तो एक बार स्टार्ट कर देते हैं। डन, चलिए बहुत बढ़िया है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने बना दिया अपना ऑर्डर मुझे ज़रूर सेंड करिएगा, और जो लोग अभी नहीं बनाए हों वो मेरे साथ एक बार बनाने की कोशिश करिएगा।
सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 8 लोग हैं, एक रूम में बैठे हुए हैं। अब कौन कहाँ पर है पता नहीं। 4 लोग लेकिन इनसाइड हैं और 4 लोग क्या है, आउटसाइड है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं 4 लोग का फेस साउथ में है, 4 लोग का फेस नॉर्थ में है। आगे क्या है, ये वाली कंडीशन हमने पढ़ ली थी, नो टू एडजस्टेड ऑफ द एडजस्टेंट ऑफ ईच अदर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर। मतलब अगर बी है उसका ए और सी नेबर नहीं हो सकता, सी का नेबर बी और डी नहीं हो सकते। ये वाली बात क्लियर होगी सबको, शायद सही है। अब यहाँ पे क्या है, सी से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में थर्ड कौन है, सी है। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए के लेफ्ट में थर्ड सी है ना, तो हो सकता है ए ऊपर देख रहा हो और ए के लेफ्ट में थर्ड कौन हो, सी। या सर एक और बात हो सकती है, सर ए नीचे देख रहा हो साउथ में और ए के लेफ्ट में थर्ड कौन हो, सी। दोनों पॉसिबिलिटी संभव है, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेंगी और हम लोगों को एक बार ये देखना पड़ेगा ए लेफ्ट है या वो ए नॉर्थ है या साउथ है, दोनों ही लेना पड़ेगा। 2 लोग हैं सी और एफ के बीच में, तो इधर तो हो नहीं सकते, तो 2 लोग वो इधर ही आएंगे। अब इधर तो हो नहीं सकते, इधर ही आएंगे। आगे क्या दे रखा है, ए एंड पे नहीं है, मतलब इधर एक पर्सन होगा, तो 8 लोग तो आपके इसके अकॉर्डिंग सेट हो गए। अब देखते हैं नॉर्थ साउथ भी हमें मेंटेन करके चलना है और बाकी डेटा भी। कौन सा पहला वाला सी डायग्राम, दूसरा वाला। आगे देखते हैं, ई इज 4 टू द राइट ऑफ बी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या बी यहाँ पे आ सकता है, सी का पड़ोसी हो नहीं सकता, बी और सी एडजस्टेंट हो जाएंगे, मना कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। ए का पड़ोसी हो नहीं सकता, बी बस यहीं पर आएगा और ई जो है वो बी के राइट में है, मतलब बी ऊपर देख रहा होगा और बी के राइट में चौथा कौन होगा, ई। चौथे का मतलब है 3 का गैप होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ सी हो नहीं सकता, बी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो बी यहीं पर आएगा और बी के राइट में चौथा कौन है, ई है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। बात सही है, समझ में आ रहा है सबको, है ना। ई को थोड़ा और अच्छे से बना दूँ जिससे आप लोगों को ई अच्छा सा दिखता है, दिक्कत ना है आप लोगों को स्क्रीन पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है, एस से थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब सोचो डी कहाँ पे आ सकता है, सर डी सी का नेबर तो हो नहीं सकता, तो डी यहीं पर आएगा। और एच जो है, एच कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट में है डी के, तो डी के राइट में थर्ड है, मतलब नीचे देख रहा होगा डी, क्योंकि तभी फेस ऐसे करके एच कहाँ पर आएगा, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। एच यहाँ पे पहुँच सकता है ना। एक सेकेंड, यहाँ पे ए का नेबर कौन था, ई था, माफ़ करिएगा, ए का नेबर कौन था, ई था, क्योंकि ई जो था वो यहाँ पे लिखा था ना, ई जो है वो बी के राइट में थर्ड है, तो यहाँ पे ई है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ई है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आगे, एच इज थर्ड टू राइट ऑफ डी। डी के राइट में थर्ड कौन है, एच है, मतलब 2 का गैप होगा, तो एच यहाँ पे दे रखा होगा, है ना। यहाँ तक का डेटा हम लोग का क्लियर हो जाता है, बाकी आगे देखते हैं। और यहाँ पे अगर मैं दूसरे वाले केस में देखूँ तो सर यहाँ पे सी का पड़ोसी हो नहीं सकता डी, डी यहाँ पर आएगा और डी के राइट में थर्ड कौन होगा, एच होगा, यहाँ पे बन गया। और राइट मतलब ये ऊपर दिख रहा होगा, तभी एच इधर आ पाएगा। एच के बारे में बात बोली गई है, एच का फेस कहाँ पर है, साउथ में है, एच इज साउथ फेसिंग, एच इज साउथ फेसिंग। आगे क्या दे रखा है, जी और एच क्या है, सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक ही लौता बंदा बचा है, कौन बचा है, जी। और जी और एच कहाँ पर है, सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब जी भी कहाँ पे देख रहा होगा, साउथ में ही देख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे तो मुझे 4 साउथ वाले लोग मिल गए नीचे वाले केस में, मतलब बाकी के 4 क्या होंगे, नॉर्थ देख रहे होंगे। अब ऊपर वाले केस में 3 लोग नॉर्थ देख रहे हैं और 2 लोग कहाँ देख रहे हैं मेरे भाई, सॉरी 2 लोग नॉर्थ देख रहे हैं और 3 लोग कहाँ देख रहे हैं मेरे भाई, साउथ देख रहे हैं। लेकिन एफ के बारे में एक जानकारी और है कि एफ का फेस कहाँ पर है, एफ का फेस आप लोगों का नॉर्थ में है, तो ये एफ का फेस नॉर्थ में और आ गया, हाँ ठीक है, नीचे वाले में बैठ रहा है। अब यहाँ पे एक बात और है, इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब एच के अगर दोनों पड़ोसियों को मैंने ऊपर दिखाया तो 1 2 3 4 5 लोग नॉर्थ हो जाएंगे, और नीचे दिखाया तो 1 2 3 4 5 लोग साउथ हो जाएंगे। मतलब ये वाला केस नहीं बन सकता, ये वाला केस गया, यही वाला केस सही है, सीधे सीधे बन गया। बढ़िया सवाल है, एकदम एक नंबर, है ना। आई होप बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने सारा फायदा इस बात से उठाया है कि एडजस्टेंट वाले साथ नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए इसका जवाब बताइएगा, यहाँ पे जवाब क्या होगा। अब एक सवाल आया है आप लोगों का स्क्वायर टेबल का, जिसमें से 4 लोग कॉर्नर पे हैं और 4 लोग मिडिल ऑफ द टेबल में हैं, ठीक है, बताइए। अब आप लोगों को इसमें गलती क्या हो जाती है, हम पहले उसका डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये भी समझ लेंगे इस टाइप के सवालों में हमारी गलती कहाँ हो जाती है। इस टाइप के सवालों में हमारी गलती यहाँ पे हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉर्नर की पॉसिबिलिटी नहीं लेते। ये मैं शुरुआत में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो। हमारी गलती क्या होती है, हम सीधे सीधे पर्सन को बीच में बिठाते हैं और फिर क्वेश्चन को सेट करने लगते हैं, ठीक है। और हम लोग की गलती ये होती है, हम उस पर्सन की कॉर्नर की पॉसिबिलिटी नहीं लेते और कभी कभी कॉर्नर से पॉसिबिलिटी बन रही होती है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जो हम अमूमन रूप से करते हैं। एक बार देखो, बना के ट्राई करो, बढ़िया सभी लोग, बन रहा है नहीं बन रहा है सोचो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप बेहतर बनोगे। देखो सबसे पहले 8 लोग हैं, एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे हैं और 4 लोग कहाँ पर है, मिडिल में, और सभी का फेस कहाँ पर है, सेंटर फेसिंग है, मतलब सभी लोग सेंटर फेसिंग में है। ये वाली बात हमें साफ साफ दिख रही है, ठीक है। एक बंदा है पी और वी के बीच में, ठीक है,
अब यहाँ पे एक बंदा है 1% बैठा है पी और वी के बीच में, और वी और एस के बीच में 2 लोग हैं, बहुत सारा डेटा है, ठीक है, और पी जो है वो कॉर्नर पे है, ये भी वाली बात भी जानकारी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में किसके, टी के, आर जो है सेकंड टू द राइट में है, टी के। अब मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे किसी भी लाइन से उठाना चाहूँ, मान लो गैप ज़्यादा से मैं उठा रहा हूँ, है ना, गैप ज़्यादा से, तो अब मैं पहले आप लोगों को एक बात समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कि आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, केवल टी को एक ही जगह बिठा लेते हैं, कहाँ पे, मिडिल में। लेकिन मेरे भाई टी कॉर्नर पे भी तो हो सकता है टी मिड में हो और आर जो है उसके राइट में सेकंड है ना, सेकंड टू द राइट, या हो सकता है टी कॉर्नर पे और आर यहाँ पे हो, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं, क्यों नहीं बन सकती, टी कॉर्नर पे भी तो हो सकता है। कॉर्नर स्क्वायर में मैटर करता है, सर्कल में कॉर्नर नहीं होता, यही अंतर है सबसे बड़ा। चलो आगे देखते हैं, क्यू से टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, इमीडिएट राइट ऑफ आर कौन है, क्यू है, यहाँ पे क्यू इधर हो जाएगा। W जो है वो P का लेफ्ट में नहीं है, तो ठीक है, वो बाद में देखेंगे अभी। अब इसके और कुछ रिलेटेड है, U जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, T के, तो T के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, U है, T के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, U है। आगे और देखते हैं, P इज सिट ऑन द कॉर्नर। अब मेरी बात सुनना सभी लोग, P अब कॉर्नर पे बैठा है। अब मैं अगर मैं P को यहाँ पे बिठाता हूँ, मैं कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा, इससे आप लोग क्लियर दिखे। अगर मैं P को यहाँ पे भी दिखाता हूँ तो मैं ये वाली कंडीशन जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि P और V के बीच में कितने लोग हैं, सर 1 पर्सन है। यहाँ पे V नहीं आ पाएगा, यहाँ पे V नहीं आ पाएगा, कहीं नहीं बिठा पाऊंगा। P को यहाँ पे बिठाऊंगा तब भी नहीं बना पाऊंगा, मतलब ये केस गलत है। यही वाला केस क्या है आप लोगों का, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन की अप्रोच आपकी मैटर करती है, केवल और केवल P और V यहाँ पर आ जाएंगे सीधे सीधे। उसके बाद दे रखा था V और S के बीच में 2 लोग हैं, V अगर यहाँ पर होगा तो भी S यहाँ पर आएगा, V यहाँ पर होगा तो भी S यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे W आएगा। लास्ट कंडीशन है W जो है वो P के लेफ्ट में नहीं है। अब P का फेस कहाँ पर है, अंदर, तो ये हो जाएगा P का लेफ्ट। लेकिन सर P के लेफ्ट में W बना है, तो सर P को आप इधर बिठा दो और इधर किसको बिठा दो, V को बिठा दो। ये लीजिए आपका क्वेश्चन सेट हो गया, डन। आसानी से सवाल उड़ जाएंगे, सीधे सवाल बनेंगे, बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। हम लोगों ने जो भी सवाल अब तक करे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको सीखने को जरूर मिला होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। अगला सवाल आया है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का, कि लोग कितने होंगे। फटाफट से अनसर्टेन वाले क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करके मुझे अपना आंसर बताइएगा कि लोग कितने हैं, है ना, एक बार बताइएगा, है ना, कि यहाँ पे लोग कितने होंगे। सोचिए, अपने नंबर ऑफ पर्सन के जो भी आंसर आप लोगों का रहता है उसे आप मुझे आंसर करिएगा चैट बॉक्स में कि नंबर ऑफ पर्सन कितने रहने वाले हैं यहाँ पे, बताइएगा। तो चलिए फिर एक काम ही करते हैं, सीधे सीधे सवाल को देख लेते हैं कि इसका जवाब यहाँ पे होगा क्या। डन, चलिए। बहुत सारे लोगों का जवाब यहाँ पे आने लगा होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने नहीं बनाया कोई बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों के सामने दे रखा है अनसर्टेन का सवाल, तो हम लोग उसे अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे आराम से करेंगे, कोई हौच पौच नहीं है। P इज एक्सट्रीमेंट ऑफ P इज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीमेंट। P अगर एक्सट्रीमेंट थर्ड है तो वो लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी यहाँ पे। यानी कि P हो सकता है एक्सट्रीमेंट लेफ्ट हैंड से थर्ड लो, या हो सकता है राइट से क्या हो, थर्ड लो। दोनों बातें हम लोगों को लेके चलनी पड़ेंगी। मतलब सर लेफ्ट से भी आपको थर्ड लेना पड़ेगा और एक बार राइट से भी आपको थर्ड लेना पड़ेगा, दोनों साइड से आपको थर्ड लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। 2 लोग हैं P और Y के बीच में, तो इधर Y इधर होगा, यहाँ पे Y इधर होगा। मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूँ कि 5-5 का पेयर बना लिया करिए अनसर्टेन में, इससे आप लोगों को काउंट करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। L इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ N एंड M। अब L जो है वो N और M दोनों का पड़ोसी है, कौन किधर होगा ये नहीं पता, और आइदर N और M में से कोई एक Y का पड़ोसी भी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 3 लोगों से ज़्यादा लोग N और P के बीच में होंगे। अगर मैं N को Y का पड़ोसी बनाऊंगा, क्योंकि एक तो होगा N या M में से, अगर मैं N को बनाऊंगा 3 लोग हो पाएंगे, लेकिन 3 से ज़्यादा हैं, मतलब Y का पड़ोसी कंफर्म कौन होगा, M होगा। यहाँ पे L आएगा और यहाँ पे N आएगा, ये सेम डेटा यहाँ पर होगा, M होगा, L होगा, N होगा। सर आपने N को क्यों नहीं बनाया, N नहीं बन सकता डियर। अगर मैं N बनाऊंगा तो N और P के बीच में 3 लोग हो जाएंगे, और कंडीशन ये है 3 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। 1 पर्सन है N और C के बीच में, इधर तो जगह यहाँ पे है नहीं, तो 1 पर्सन है, मतलब यहाँ पे 10 लोग और ये 11 हो गया, और ये 11 हो गया। आगे क्या दे रखा है डेटा,
एम और पी के बीच में जो लोग हैं वो एक कम है सी के राइट के लोगों से। तो एम और पी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, मतलब सी के राइट में 4 लोग होंगे। सर ये तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे सी के राइट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, 5 और 5 10 लोग हैं, जो संभव नहीं है। सी के राइट में 4 लोग हो सकते हैं, मतलब यही वाला केस आपका सही बनेगा। मतलब टोटल 15% आ रहे हैं, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, 15% एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं मुझे लगता है। एक और आप लोगों का सवाल आ गया है, ये डबल पैरेलल रो का है, तो बनाने की कोशिश करिए इसको भी। सभी लोग एक बार पहले बनाने की कोशिश करिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए कि जवाब क्या बनेगा। सभी लोग सोच के बनाइए इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा। आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं पीडीएफ वगैरह में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो बताइएगा। एक बार थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा दे रहा हूँ, जिससे क्या हो आप लोग इसे बना सको। इसमें 2 पैरेलल रो हैं। रो 1 जो है वो साउथ फेसिंग है, रो 2 जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन किसके अपोजिट में बैठा है। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा है, बट सॉल्व करने के टाइम पे आप लोग इजीली फ्रेम कर लेंगे। ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं आने वाला, नॉर्मल रूप से आप बनाएंगे तो इजीली फ्रेम करते हुए चले जाएंगे। एक बार ट्राई करिए बनाने का सभी लोग। तो आई होप सो आप लोगों ने अब ट्राई करा होगा। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि वरना फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर किसी का बाद में भी अगर कोई रिकॉर्डेड देख रहा हो तो एक बार समय ज़रूर लेना, रिकॉर्ड वीडियो को पॉज करते हुए चले चलना, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा खुद से पहले अटेम्प्ट करो। क्योंकि मैंने कई बार बोला है, बुद्धि बादाम खा के नहीं आएगी, बुद्धि आएगी केवल ठोकर खा के। जब गलतियां करके इंसान सीखता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इंसान अगर शुरुआत में समझा दिया जाए ना तो उतना समझ में नहीं आता है। इंसान गलतियाँ जब करता है तो ज़्यादा समझ में आता है। ज़रूरी है, गलतियाँ करने में कोई बुराई नहीं है, करिए, खूब करिए और उससे आप सीखिए, लेकिन ज़रूरी है। चलिए डियर, यहाँ पे क्या है सवाल है। यहाँ पे 2 रो हैं, एक रो है आप लोगों की साउथ फेसिंग और एक रो है आपकी नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। इसको रो 1 और इसको रो 2 नाम दे दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप लोगों के क्या है U V W X Y और Z। यहाँ पे आप लोगों के क्या है A B C D E और F। यहाँ पे क्या है x इज थर्ड टू द राइट ऑफ v। v के राइट में थर्ड कौन है? x है, जिसमें से x और v में से कोई एक एंड पे है। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी चली जाएगी। सर क्यों चली जाएगी? क्योंकि v और x में से कोई एक एंड पे है, तो हो सकता है v अब ऊपर होगा, ये तो हम लोगों को पता ही है। v के राइट में थर्ड कौन है? x है, तो अगर v के राइट में थर्ड है x, तो सर सीधी सी बात है या तो x यहाँ पर होगा या इसकी एक और पॉसिबिलिटी हमें फ्रेम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर हो सकता है x ही एंड पे हो और यहाँ पे कौन हो? v। अब दोनों बातें हमें लेके चलनी पड़ेंगी डियर। हम लोगों को पता नहीं है ना कौन सा डायग्राम हमारा बनेगा, क्योंकि एक्स और बी में से कोई एक एंड पे है, तो हो सकता है वो एक्स हो या हो सकता है वो बी हो, हमें अब जानकारी नहीं है। आगे देखते हैं। द वन हु फेसेस वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। वो बंदा जिसका फेस वी के सामने है वो ई के राइट में सेकंड है। अब इसका फेस वी के सामने मतलब ये ई के राइट में सेकंड होगा, इसका फेस वी के सामने मतलब ये ई के राइट में सेकंड होगा। दो लोग हैं बी और एफ के बीच में और दोनों में से कोई एंड पे नहीं है। अब दोनों में से कोई एंड पे नहीं है और तो बी और एफ बस यहीं पे आ सकते हैं और कहीं पे जगह ही नहीं है। मतलब ये वाला केस गलत हो जाएगा क्योंकि ई यहाँ पे बैठा हुआ है। यही वाला केस आपका क्या होगा? सही होगा। चलो बहुत बढ़िया है, पॉसिबिलिटी आगे ले नहीं जानी पड़ी। या तो बी यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे, या तो बी यहाँ पर होगा तो एफ यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जितना हमारा डेटा है कम से कम एक सिंगल डायग्राम पे बढ़ रहा है अभी तो फिलहाल। इमीडिएट नेबर ऑफ बी का फेस जो है वो यू के लेफ्ट में थर्ड है। अब यू के लेफ्ट में थर्ड वाले की तरफ है। अब मेरी बात सोचो, ये वाला बंदा यू के लेफ्ट में थर्ड बन सकता है? इसका बी का इमीडिएट नेबर, मान लो अगर बी यहाँ पर होता तो बी का इमीडिएट नेबर ये होता, क्या ये यू के लेफ्ट में थर्ड बन सकता है? नहीं सर, ये यू अगर यहाँ पर है तो यू के लेफ्ट में सेकंड बन सकता है और ये तो बिल्कुल यू का सामने बन जाएगा। मतलब बी यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा, यहाँ पे कंफर्म एफ होगा और यहाँ पे कंफर्म कौन होगा? बी होगा। अब अगर मैं बी के इस वाले पड़ोसी की बात करूं कि इसका यू फेस यू के लेफ्ट में थर्ड वाले के सामने है, तो सर हो नहीं सकता क्योंकि यू के लेफ्ट में थर्ड वाला यहाँ पे ऑलरेडी एक्स बैठा हुआ है। एक्स यहाँ पर है, यू के लेफ्ट में नहीं है, मतलब वो उस जगह पे एक्स बैठा हुआ है कि एफ के लेफ्ट में थर्ड वाला होता, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता। मतलब आप लोगों के इस वाले पड़ोसी की बात नहीं हो रही होगी, इस वाले पड़ोसी की बात हो रही होगी बी के, और ये वाला बंदा यू के लेफ्ट में थर्ड वाले के सामने हो जाएगा, है ना। ये वाली बात बहुत समझने वाली थी। सर बी यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यू का लेफ्ट में थर्ड पॉसिबल नहीं हो पाएगा और यहाँ पे अगर बी आता है तो उसका ये वाला पड़ोसी पॉसिबल नहीं हो सकता, वरना उस केस में यू यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पे तो कौन है? ऑलरेडी एक्स है, तो यू के लिए केवल एक जगह बची, फिर यहाँ पे यू के लेफ्ट में थर्ड वाले के सामने बी का नेबर है। बी का नेबर है, ये वाला नेबर पॉसिबल नहीं है वरना फिर एक्स ऑलरेडी बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आप लोगों का दे रखा है और काफ़ी हद तक मतलब मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बनना है। डब्ल्यू और वाई जो है नेबर है, तो डब्ल्यू या वाई में से कोई इधर आ रहा होगा तो मैं सीधे बोल सकता हूँ यहाँ पे कौन आएगा, जेड। सी जो है वो ए के लेफ्ट में सेकंड है, तो ए के लेफ्ट में सेकंड सी यहीं पे आ सकता है, मतलब यहाँ पे डी आएगा। अब आगे की लाइन देख लेते हैं। वाई का जो फेस है वो डी के नेबर के सामने नहीं है, मतलब डी के नेबर के सामने कौन होगा, कंफर्म डब्ल्यू होगा, तो यहाँ पे कंफर्म वाई हो जाएगा। पूरा ऑर्डर सेट हो चुका है। ये हमारा फाइनल डायग्राम बन गया और बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो सवाल अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, एक नंबर। आप लोगों की मेहनत उससे ज़्यादा अच्छी है। चलिए फिलहाल अभी एक और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार इसे भी बनाना है हम लोगों को। बनाने की मेहनत अपनी रखनी है कि इसका जवाब क्या होगा, आप लोगों को सोचना है, ठीक है। इसका जवाब यहाँ पे क्या बनने वाला है कि भाई इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से फ्रेम करने की कोशिश करनी है। ये वाला सवाल आप लोगों के लिए बनेगा होमवर्क। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुझे पूरी स्क्रीन पे शो कर दें, ठीक है, जिससे क्या हो क्वेश्चन आराम से अपना पूरा शो हो जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन का सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि एसएस जिसे आप बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर्टेन नो में लोग कितने बैठने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ये अब इसका आंसर रहेगा। मेरी डेली क्लास का फिलहाल टाइम कितना है, डेली क्लास का मेरा टाइम है रीजनिंग के लिए सुबह 9 बजे 9 AM। जुड़ना मत भूलिएगा और अपना आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो ये आप लोग का बना एक तरह से होमवर्क। बस इसी तरह से मेरे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जाने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर जाइएगा और आप सभी लोगों को दिवाली अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss